नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट लेवल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन आरंभ करेंगे 5 सेकंड बाद। महोदय, जिस समय सरकार ने अपने दावे की राशि को कम किया, उस समय भी इस राशि से हुए नुकसान का सर्वेक्षण तक नहीं हुआ था कि कितने लोग किस प्रकार के रोगों से ग्रसित हुए हैं। उनकी सामान्य जिंदगी में लौटने के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, इसके बारे में रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि उस समय हमारी सरकार कैसे इस निर्णय पर पहुंची, लेकिन अंत में नतीजा यह निकला। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में जो आदेश जारी किया, उसमें सिर्फ मैं यह कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने जिस तरह से यह निर्णय लिया, उसका कोई आधार नहीं था। भारत सरकार ने 1985 में भोपाल स्कीम तैयार की। उस स्कीम में 15 श्रेणियां निर्धारित की गई थी, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते होते 15 श्रेणियों में से 8 श्रेणियों को ही लिया गया, बाकी 7 श्रेणियों को छोड़ दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भोपाल स्कीम के पीछे कोई वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण काम नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर्जाने के लिए हमारी सरकार ने निर्देशक नीति तैयार की। इन निर्देशक नीतियों में त्रासदी से पीड़ित लोगों को श्रेणीवार हर्जाने की राशि के बारे में निर्देश दिए थे। इन निर्देशक नीतियों में क्या क्या कहा गया है, उसका सबने उल्लेख किया है। मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि ये जो निर्देशक नीतियां तैयार की गई, जिस तरह से इनका विभाजन किया गया है, वह बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। अगर आप देखें तो इन निर्देशक नीतियों के अनुसार इस त्रासदी में मारे गए लोगों के वंशजों को 1 लाख से 3 लाख तक मुआवजा दिया जाएगा। जो आंशिक रूप से पंगु हैं, उन्हें 50,000 से 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। तो जो अस्थायी तौर पर या आंशिक तौर पर पंगु हैं, उन्हें 50,000 से 1 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। जो इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको कैटेगरी में लाने का अधिकार भोपाल के कल्याण आयुक्त को दिया गया है। मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, वह यह है कि सरकार का कहना है कि रिजर्व बैंक में 1400 करोड़ रुपए पड़े हैं। इन रुपयों को भोपाल के गैस पीड़ितों में बांटा नहीं जा सकता है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस भोपाल गैस त्रासदी के साथ यह भी एक त्रासदी है। उस त्रासदी के 7.5 वर्षों के बाद सरकार अभी तक कानूनी प्रक्रियाओं ये ठीक कर रही है। अभी तक कानूनी प्रक्रियाएं ठीक नहीं हो पाई हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आदेश में
दीवानी और फौजदारी मामलों में यूनियन कार्बाइड को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन 3 अक्टूबर 1991 को फिर दूसरा आदेश दिया और इस बात के लिए अनुमति दी कि यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मुकदमे किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध वे पुराने मुकदमे जो कि छोड़ दिए गए थे फिर से शुरू हो गए। भोपाल के जज ने यह आदेश दिया, सम्मन जारी किया कि यूनियन कार्बाइड के पूर्व अध्यक्ष एंडरसन को लाया जाए, भारत की अदालत में खड़ा किया जाए, लेकिन आज तक एंडरसन को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आखिर इसका क्या कारण है? भारत सरकार क्यों इस बात में ढिलाई बरत रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, यह सबको मालूम है। आखिर क्या कारण है कि पहले यहाँ पर आए और फिर भारत से भाग गए? उनको पकड़कर भारत की अदालत में क्यों नहीं लाया जा सका, जबकि पहले न्यूयॉर्क में मुकदमा चला तो उस समय न्यूयॉर्क के जज दीनन ने कहा कि न्यूयॉर्क उनके लिए उचित मंच नहीं है। यूनियन कार्बाइड को चाहिए कि वह भारत में जाकर सफाई दे, लेकिन शर्म की बात है कि इस घटना के 7.5 वर्ष बाद भी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं। अपराधी को आज तक सामने नहीं लाया जा सका। इसके साथ साथ एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि किस तरह डॉक्टरी सर्वेक्षण में धांधली चल रही है। डॉक्टरी सर्वेक्षणों के लिए जो बुनियादी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि उनका किस तरह से वर्गीकरण किया जाए या दूसरी प्राथमिकताएं हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भोपाल गैस विभीषिका के बाद MIC गैस के प्रभाव का अध्ययन किया था। उस अध्ययन से पता चलता है कि MIC गैस आदमी के शरीर के रक्त में घुल जाती है और रक्त में घुल जाने के बाद उसका स्थायी प्रभाव किन किन रूपों में प्रकट होगा, इसके बारे में आज तक अध्ययन हो रहा है। समाप्त। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।